नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडीज प्लस पे। आज की जो क्लास है, आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमने आपका लिया है एमसीक्यू। और वो एमसीक्यू आपका जो पिछला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, खनिज पढ़ाया था आपको, वहां से उसमें से लगभग 20 प्रश्न है। ये आपके 25 प्रश्न नहीं है आज के क्लास में, तो वो आज की क्लास में आपके टोटल 20 प्रश्न है। कितने हैं? टोटल 20 एमसीक्यू हैं, जो कि आपके क्या है, विभिन्न एग्जाम्स में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं जो भी होती हैं, वो हो गया आपका। जो उत्तर प्रदेश का पीटी एग्जाम होता है, इसमें पूछी गई हैं। और आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस है और यूपीएसआई है, इन सभी एग्जाम्स में जो भी प्रश्न आपके खनिज से, उत्तर प्रदेश का जो खनिज वाला जो टॉपिक है, वहां से जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, वो हमने प्रश्न क्या है आपके इस क्लास में हमने एमसीक्यू बेस पे आपके रिवीजन के लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसी टॉपिक पे बेस क्या लाते हैं, हम एमसीक्यू लेके आते हैं। तो वो वाला टॉपिक अब पिछली क्लास में हो गया था। तो अब जो अगला ये टॉपिक टॉपिक क्या तो अगली जो एक क्लास है, ये आपकी उसी क्लास के ऊपर क्या है, एमसीक्यू है। ताकि आप थ्योरी के साथ साथ ये भी जान सकें कि एग्जामिनर जो है आपसे प्रश्न किस तरह से पूछता है, प्रश्न कहाँ से पूछता है, प्रश्न कैसे पूछता है। वो आपको क्या है, लैंग्वेज में उलझा देता है। किसमें? लैंग्वेज में क्या करता है, एग्जामिनर आपको उलझा देता है और आप उलझ के रह जाते हैं और क्या है, मार्क्स जो है नेगेटिव में आपके चले जाते हैं। तो एक क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब साथी हमारे चैनल से जुड़े। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। ये देखिए लिखा हुआ सब्सक्राइब नाउ, आप लोग पढ़ते नहीं है क्या? तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में ये ऐसे घंटी तो हमसे बनती भी नहीं है, ऐसे शायद ऐसे कुछ बना होगा, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे बना होगा। तो इसको क्या है, इसको आपको टच कर देना है, जिससे क्या है, ऐसे छू लेना बस इसको। और छूने से क्या होगा, जब भी क्लास आएगी आपकी, अपलोड होगी, तो आपको पता चल जाएगा। सर ने यहाँ पे घंटी नहीं लगवाई है, लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए क्या है, घंटी को लगा दिया है। तो सब लोग घंटी को जरूर छुएं। क्या है, आप जैसे समझिए मंदिर जाते हैं, तो सबसे पहले गेट पे एंटर हुए तुरंत पहले क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? घंटा बजाते हैं टन से। तो जैसे ही आप किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे घुसिए पढ़ने के लिए, अब ये आप यहाँ आए हैं, सबसे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या है, तुरंत क्या छुइए, घंटी छुइए। उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। अरे बाबा, वैसा नहीं करना कि डेली डेली सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो एक बार सब्सक्राइब होगा, अगली बार टच करने पे क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये भी आपको नहीं करना है। तो आज की क्लास को हम देखेंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की होने वाली है ये वाली क्लास। क्योंकि हमारे आज कितने कितने एमसीक्यू है टोटल, 20 एमसीक्यू ही है, 20 ही एमसीक्यू है। चलो रेड पेन से लिख देते हैं आपके लिए। टोटल कितने एमसीक्यू है आज की हमारी क्लास में? 20 कितने हैं? 20 एमसीक्यू है आज की हमारी अपनी क्लास में। और ये जो एमसीक्यू है, ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम, जैसा आप सबको पता होना चाहिए कि आपका एजीटीए की डेट आ गई है, आपकी यूपी पीसीएस की डेट आ गई है, जो हमारा आरओ एआरओ का जो री एग्जाम होना था, उसकी डेट आ गई है। अब ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही आपका जो इलेक्शन खत्म होगा, तो इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद क्या है, सारी डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी आपकी एग्जाम की। क्योंकि तब तक क्या है, आचार संहिता लागू होती है, आचार संहिता समाप्त हो जाती है। अब देखिए सरकार कब बनती है, रिजल्ट आ चुके हैं। सरकार किस दिन, सरकार का गठन किस दिन निर्धारित किया जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। तो आपको अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एग्जाम्स के लिए भरपूर तैयारी। तैयारी कैसे? अब तैयारी जो आपको थ्योरी पढ़नी थी वो आप पढ़ चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो
प्रैक्टिस से क्या होगा, आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ही आप अभ्यास करेंगे, जैसे आपने कोई प्रश्न है, एक बार आपने थ्योरी में पढ़ा, फिर उसके बाद में किसी ने आपके दोस्त ने आपसे पूछ दिया, फिर तीसरा आपने वही प्रश्न देखा, आपके जो सेट पेपर आप लगाते हैं उसमें आपने देख लिया, मॉक में देख लिया, तो आपको क्या वही प्रश्न जो है आपकी आंखों से 4 बार जब गुजरेगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है, वो आपका अपने आप जो है आपके लिए तैयार हो जाएगा, और एग्जाम में जैसे ही आएगा आप खट से तीनों ऑप्शन नहीं देखेंगे, आपको एग्जैक्ट उसका आंसर पता होगा कि यही है। और जब इस तरह के हमारा एग्जाम शुरू होने से पहले इस तरह के 5 से 6 प्रश्न हो जाते हैं हमसे खुद, तो हमें उतना कॉन्फिडेंस आता है कि हमको लगता है हम जो सोच लेंगे वही वाला सही होगा, और ऐसा होता भी है आपके साथ, ऐसा आपके साथ होता भी है। आप कभी इस चीज को नोटिस करिएगा, जैसे आपने प्रश्न पढ़ा और आपके दिमाग में आया कि इसका बी वाला ऑप्शन होगा, आपके दिमाग में आ गया, अब आपका फिर मन 2 मिनट में बहक जाएगा कि नहीं यार, तो इसमें सी वाला भी लग सकता है, हो सकता है। फिर आपको फिर अब जैसे ही आपने अब देखो बी और सी में कंफ्यूज हुए, तुरंत आपका दिमाग आपको फिर घुमा देगा और कहेगा यार एक बार पढ़ा था शायद सर ने ए वाला ऑप्शन बताया था। तो अब देखिए एबीसी में आप कंफ्यूज हो गए, फिर आखिरी में आएगा यार ये हमको इसमें ये कुछ नहीं है, हमको इसमें डी वाला लग रहा है। अब क्या हो, आप चारों में कंफ्यूज हो गए। ऐसी सिचुएशन में जो आपके माइंड में पहली बार क्लिक किया है, जो चीज पहली बार क्लिक की है, वही आप क्या करें, उसी को माने। आपका गारंटी ले लीजिए उसमें आपका ऑप्शन बी ही सही होगा। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को, और इसमें जो हमारे टॉप 20 एमसीक्यू हैं इनको देखेंगे। तो हमारा पहला है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ललितपुर, बी झांसी, सी मिर्जापुर और डी चुर्क। डी चुर्क। तो आपको बताना है कि जो राज्य में है जो एस्बेस्टस है वो कहाँ पाए जाते हैं। राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में या फिर चुर्क में। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में जो एस्बेस्टस है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं मिर्जापुर में। कहाँ पे पाए जाते हैं? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? आपका एस्बेस्टस पाया जाता है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? आपके मिर्जापुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिर्जापुर में पाए जाते हैं। आप हमारे साथ बोलिए, एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? मिर्जापुर में। कहाँ पाए जाते हैं? मिर्जापुर में। आपको क्या करना है? क्लास से ही याद करके जाना है। कहाँ से याद करके जाना है? क्लास से ही याद करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। अगर आपको याद हो, हम जब आपको यूरेनियम पढ़ा रहे थे कि यूरेनियम जो है फला जिले में या फला स्थान पे मिलता है, तो हमने आपको बताया था कि जो यूरेनियम वाला प्रश्न है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2 से 3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अब देखिए, ये आपका एग्जाम का ही प्रश्न है, हूबहू इसी तरह से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर, बी झांसी, सी मिर्जापुर और डी आपका हमीरपुर। ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर या फिर हमीरपुर। तो आपको बताना है, हमने आपको कहाँ बताया था यूरेनियम आपको कहाँ उपलब्ध है। तो यूरेनियम जो है आपका उपलब्ध है, आप बताएंगे कहाँ पे हो जाएगा आपका? ललितपुर में। कहाँ हो जाएगा? ललितपुर। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर। यूरेनियम आपका कहाँ पे मिलता है? ललितपुर में पाया जाता है। ये हमने आपको जब क्लास कर रहे थे तब भी हमने आपको बताया था थ्योरी में कि ये वाला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये प्रश्न 3 से 4 बार आ चुका है आपका, और इसके आने की आगे भी संभावना है। अब जैसे कोई प्रश्न है 4 बार अगर लिखा है तो हम उसको 4 बार तो उठा के लाएंगे नहीं, एक बार ही देखिए। आपको आपके लिए क्या लेते हैं, एक बार ले आते हैं और 3 बार नहीं ले आते हैं, क्योंकि प्रश्न यही होता है सेम, उसका सेम जवाब होता है। इसलिए क्या है, आपको याद रखना है यूरेनियम आपका पाया जाता है कहाँ? ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है आपका? ललितपुर में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ये भी हमने आपको बताया था आपको थ्योरी में कि प्रदेश में कोयले के भंडार जो है वो कहाँ, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी में। तो आपको बताना है कि जो कोयले के भंडार है प्रदेश में, ये बात आप जरूर याद रखें, यहाँ पे प्रदेश की बात हो रही है कि प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है विंध्य क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी में।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो सिंगरौली क्षेत्र है, वहां पे क्या है? कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। तो आपको ये बात याद। तो आपका जो चौथा प्रश्न है वो आपका है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। क्या प्रश्न है आपका? सभी लोग एक बार पढ़ें और एक बार अपने आप से जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। तो क्या है प्रश्न आपका? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ऑप्शन ए तांबा एवं ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, और ऑप्शन सी आपका रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आप बताएंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? रॉक फॉस्फेट तथा जो डोलोमाइट है, ये आपका कहाँ है? क्या कहाँ पाया जाता है? आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख खनिज है। कैसा है? प्रमुख खनिज है। कौन सा? आपका रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। आपको ये बात याद रखनी है। क्या? रॉक और डोलो। डोलो बुखार की गोली, रॉक यानी कि पत्थर। ठीक, तो आपको याद रखना है रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट क्या है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में से एक है। क्या है? प्रमुख खनिज में से एक है। प्रमुख का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये दोनों खनिज क्या है? ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो प्रमुख हो जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। अगर आपने पिछली क्लास सही से की है तो आपको कहीं ना कहीं इनमें से कौन सा नाम हमने नहीं बताया या कौन सा नाम आपने नहीं सुना लास्ट क्लास में, वो आपको बताना है। चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइट या फिर जिप्सम। अब अगर याद करो, तुमने आपको चूना पत्थर के बारे में बताया था, मिर्जापुर सोनभद्र। अब्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। जिप्सम के बारे में भी बताया था, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। बॉक्साइट के बारे में भी बताया था। आपको अगर हमने नहीं बताया था तो किसके बारे में कुछ नहीं बताया था? वो नहीं बताया था अब्रक के बारे में। किसके बारे में? अब्रक के बारे में। तो जो अब्रक है वो हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कौन सा खनिज? अब्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे। 6 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तांबा। उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तांबा। तांबा आपको बताना है कहाँ पाया जाता है। बांदा में, मिर्जापुर में, ललितपुर में या फिर बुलंदशहर में। कहाँ पाया जाता है आपका तांबा? आपको बताना है। हमने आपको लिखाया है कि तांबा कहाँ पाया जाता है। तो आप सबका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललितपुर। तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा आपका ललितपुर में कब पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ललितपुर क्या है? एमपी से तीन ओर से घिरा है। तीन ओर से घिरा हुआ जिला है। जिला है। एक और चीज है इसके बारे में, ये ललितपुर है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के एक ही जिले से सीमा बनाता है। वो कौन सा जिला है? झांसी। ये वाला भी ये बात भी आपको ललितपुर के बारे में याद रखनी है। क्या? कि ललितपुर जो जिला है वो राज्य के सिर्फ और सिर्फ एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है। और वो जिला कौन सा है आपका? वो जिला है आपका क्या? झांसी। झांसी के अलावा में ये किसी भी दूसरे जिले के साथ, राज्य के किसी दूसरे जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला है प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? सिलिका रेत। यानी कि सिलिका रेत का मतलब क्या हो गया? कौन सा प्रसिद्ध है? जिससे हम क्या बनाते हैं? कांच बनाते हैं। क्या है? कांच बनाते हैं। नैनी, मिर्जापुर, बांदा या फिर ललितपुर। आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सिलिका बालू कहाँ पे मिलती है आपकी? नैनी। कहाँ पे? नैनी। नैनी जो है यहाँ पे सर्वाधिक क्या मिलती है? सिलिका बालू मिलती है, जिससे क्या है? कांच का उत्पादन होता है। और सिलिका बालू के उत्पादन में जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वह प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य? प्रथम स्थान पर है सिलिका बालू के मामले में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश में खनिज
कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। अगर आपको याद है तो आप टाइप करिए पहले, उसके बाद में आप जवाब दीजिए। ऑप्शन है 1950, 1955, 1960 और 1965। तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि क्या है, राज्य खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी आपकी राज्य खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना आपकी 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न, है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। ये भी हमने आपको बताया था कब घोषित की गई थी। तो आप बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1998, 1999, 2000 और 2001। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब लाई गई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1998। जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो पहली खनिज नीति की घोषणा की गई थी वो आपकी की गई थी 1998 में। याद रखना है कब की गई थी? 1998 में। और वर्तमान में कौन सी खनिज नीति लागू है? तो वर्तमान में 2017 की, क्या 2017 की खनिज नीति लागू है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला है प्रश्न संख्या 10। ये क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना। अभी आपका था खनिज कर्म निदेशालय और अब आपका आ गया खनिज निगम। क्या? खनिज निगम। खनिज निगम की स्थापना कब होती है? 1974 में, 1975 में, 1978 में या फिर 1980 में? तो आप सब बताएं, राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? तो ये खनिज निगम की स्थापना आपकी की गई थी 1974 में। कब की गई थी? 1974 में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है, चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो चूना पत्थर है इसके भंडार में, भंडार का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पे कितना सारा चूना पत्थर है जिसका हमारे यहाँ पे भंडार पाया जाता है। या हम, अब ये बात अलग की है कि हम वहां से कितना निकालते हैं, डिपेंड करता है कि हम उसको कितना निकालते हैं, लेकिन जो भंडार है वो कितने पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में कौन से नंबर पर आता है ये आपको बताना है। पहले नंबर पे, द्वितीय नंबर पे, तृतीय नंबर पे या फिर चतुर्थ नंबर पे। तो आपको ये बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर। तो चूना पत्थर के भंडारण के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो आपका द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। अगला है, कांच बालू के में कांच बालू में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? हमने अभी आपको बताया था जो सिलिका रेत होती है उस मामले में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? आपका नैनी में पाई जाती है। और उस मामले में उत्तर प्रदेश जो कौन से स्थान पर, अभी हमने आपको बताया था प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? आपका प्रथम स्थान पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। ये कहता है उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है और अच्छे एग्जाम्स में आया हुआ है। पायरोफिलाइट उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है। झांसी से, महोबा से, ललितपुर से या फिर इन तीनों जगह से। झांसी, महोबा, ललितपुर या फिर तीनों से। तो आपको बताना है कहाँ से प्राप्त होता है। जो पायरोफिलाइट है ये आपका उपयुक्त सभी, यानी कि झांसी से भी मिलता है, महोबा में भी पाया जाता है और ललितपुर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पायरोफिलाइट। क्या? पायरोफिलाइट। तो आपको तीनों जिलों का नाम याद रखना है, झांसी, महोबा और ललितपुर। तीनों जगह से क्या है आपका पायरोफिलाइट नामक खनिज जो है प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14। अगला है, एंडालुसाइड प्राप्त होता है। यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में आता रहता है। एंडालुसाइड प्राप्त होता है सोनभद्र और मिर्जापुर से, ललितपुर और महोबा से, झांसी और बांदा से, मिर्जापुर और हमीरपुर से। कहां से? मिर्जापुर और हमीरपुर से।
अगर आपको याद हो, इंडालुसाइड जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था, जो इंडालुसाइड है वो आपका सोनभद्र और मिर्जापुर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से आपका प्राप्त होता है क्या? इंडालुसाइड। तो आप देखिए सोनभद्र और मिर्जापुर आपका कौन से ऑप्शन में? सोनभद्र और मिर्जापुर आपका क्या है? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडालुसाइड जो है आपका सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। तो ये आपका कौन सा हो गया? 14वां प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ेंगे। 25 है, इंडालुसाइड के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है। अब ये जितने भी प्रश्न हैं, ये आपके सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। आप देख लीजिए, ये प्रश्न हम आपके लिए इसलिए और भी लेके आते हैं ताकि आप देखें और जाने कि हाँ, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए कि हम जो पढ़ते हैं, क्या उस तरह का पढ़ाया जा रहा है या उस तरह का आपको बातें बताई जा रही हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। तो अब बताइए, इंडालुसाइड के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है, तो ये प्रथम है। कौन सा है? प्रथम स्थान है। इंडालुसाइड पाया जाता है आपका, हमने आपको बताया 3 जिलों में, और इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला और 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और ये कह रहा है, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती? किसकी? एस्बेस्टस। अब आपको याद होगा कि एस्बेस्टस जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि एस्बेस्टस जो है आपका कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो एस्बेस्टस है ये आपका, हमने आपको बताया था कि मिर्जापुर जिले से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? आपका मिर्जापुर से प्राप्त है। अब देखिए, आप मिर्जापुर कौन से ऑप्शन में है? तो मिर्जापुर आपका ऑप्शन नंबर सी। एस्बेस्टस कहाँ से प्राप्त होता है? आपका मिर्जापुर से प्राप्त होता है। कहाँ से? मिर्जापुर से एस्बेस्टस आपका प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? सोना यानी कि स्लिप वाला सोना नहीं, ये गोल्ड वाला सोना है। कौन सा है? गोल्ड वाला सोना। एक होता है स्लिप, इसका मतलब भी सोना होता है, और एक होता है आपका गोल्ड, सोना। तो याद रखिए आपका, हम बात करें गोल्ड वाले सोने की। कौन से वाले सोने की? गोल्ड वाले सोने की। तो उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से पाया जाता है? शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र, गोमती घाघरा क्षेत्र, शारदा घाघरा क्षेत्र, या फिर गोमती और घाघरा क्षेत्र। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हमने आपको बताया था कि जो भी लोग शारदा या रामगंगा नदी के किनारे हमारे साथी रहते हैं, कहीं ये ऐसा ना करें कि जाकर के वहां की रेत में जो है सोना खोजने लगे। और सर ने बताया था कि शारदा और रामगंगा की रेत में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। पढ़ने लिखने का मतलब है नहीं, 10 घंटे कौन पढ़े, 10 घंटे अगर 100 ग्राम भी सोना ढूंढ ले तो हम क्या हो जाएंगे? माला माल हो जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, करना है। अब करना क्या है? तो सोना जो है आपका कहाँ पाया जाता है? शारदा और रामगंगा नदी का जो क्षेत्र है, तो जो शारदा और रामगंगा नदी की जो रेत होती है, जो बालू होती है, वहां पे क्या पाया जाता है? आपका सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है? प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है? मिर्जापुर तथा सोनभद्र, आगरा तथा कानपुर, मुरादाबाद तथा कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए, आगरा और कानपुर में हो नहीं सकता, मुरादाबाद और कन्नौज में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पठारी पहाड़ी क्षेत्र नहीं, ये प्लेन में पड़ते हैं। इनमें से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन मिर्जा और सोनभद्र के क्या है? पूरे चांसेस हैं। तो आपका यही आपका क्या है? सही जवाब भी है। जो संगमरमर है वो हमें किस जिले से मिलता है? आपका मिर्जापुर और सोनभद्र से मिलता है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, महोबा, 4 से 5 ऐसे जिले हैं जो बार बार सब कुछ कहाँ पे? इन्हीं सब जगह मिला। क्यों? क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार के कहीं ना कहीं भाग हैं। कहाँ के भाग हैं? प्रायद्वीपीय पठार के। और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है? खनिजों से, खनिजों के मामले में बहुत ज्यादा क्या है? रिच है। क्या है? रिच है। इसीलिए क्या है, जितने भी खनिज है आप देखेंगे दक्षिण भारत में बहुत सारे, आप झारखंड चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, वो एक तरह से क्या है? उत्तर प्रदेश से और दक्षिण साइड में पड़ते हैं। तो वहां पे क्या है? खनिजों का पूरा बहुत बहुत भंडार है। क्या है? भंडार है खनिजों का। अगला और आज की क्लास का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसको नहीं, इफको यूरिया है। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कौन सा? इफको। इफको
आपने अगर यूरिया की बोरी देखी होगी, जिसमें यूरिया आती है, या डीएपी देखी होगी, और डीएपी देखी तो उसमें क्या, उसपे आपने देखा होगा इफ्को। तो इफ्को क्या है, एक कंपनी है जो कि यूरिया और खाद ये सारी चीजें आपकी क्या है बनाती है। तो इसका कारखाना जो है उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित है? आंवला में, ऊंचाहार में, जगदीशपुर में, या फिर जमशेदपुर में। तो आपको बताना है आंवला, आंवला, ऊंचाहार, जगदीशपुर या फिर जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंवला। कहाँ पे स्थित है आपका? आंवला में। इफ्को यूरिया इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंवला। और आंवला कहाँ पड़ जाता है आपका? बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे पड़ता है आपका? बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। अगला और अंतिम प्रश्न, किस वृक्ष के रस से कत्था बनाया जाता है? किस वृक्ष के रस से कत्था बनाया जाता है? खैर, तेंदू, महुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? हमने आपको बताया था आपका खैर के वृक्ष। खैर के वृक्ष के रस से। क्या है? खैर का जो वृक्ष होता है उसके रस से क्या बनाया जाता है आपका? कत्था बना। अब कत्थे का काम क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, चूना लगा दिया। तो जो पान वाले होते हैं वो सबको चूना लगाते हैं डेली। और ये जो है, पान में क्या यूज होता है? पान में आपका यूज होता है कत्था, जो हमारा मुंह क्या कर देता है? लाल। तो कत्था किससे बनता है आपका? खैर के वृक्ष से भी ऑप्शन में आ सकता है, या खैर के वृक्ष के रस से भी। और तेंदू से क्या होता है? बीड़ी। जो बीड़ी का, तेंदू के पत्ते से क्या होता है आपकी? बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है। तो आज के हमारी ये जो प्रश्न है यहीं पे समाप्त होते हैं। और जो अगली क्लास है, अगली क्लास में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों में शेयर करें। और धन्यवाद। राधे राधे।